आज के इस फाइनेंशियल विश्लेषण में हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। इंडियन रेजिडेंट्स के लिए सिक्योर और रिलायबल सेविंग ऑप्शंस को डिकोड करना ही आज का मेन लक्ष्य है। जब बात हार्ड अर्न्ड मनी की होती है ना, तो एक सुरक्षित जगह चुनना सबसे बड़ा टास्क बन जाता है। और इसीलिए आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे जो सालों से एक सॉलिड भरोसा बनाए हुए है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एकदम सेफ सेविंग्स, वो भी एब्सोल्यूट जीरो रिस्क के साथ, आज के वक्त में पॉसिबल है? मार्केट के इतने उतार चढ़ाव और अनसर्टेनिटीज के बीच कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हमेशा वही जगह तलाशते हैं जहां कैपिटल बिल्कुल सुरक्षित रहे और रिटर्न्स की पूरी गारंटी मिले। और ठीक यहीं पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, चलिए देखते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स और अकाउंट ओपनिंग, फिर एलिजिबिलिटी और अकाउंट टाइप्स, उसके बाद डिपॉजिट और विड्रॉल के नियम, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और टैक्सेस, और आखिर में नॉमिनेशंस और बाकी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंटरेस्ट रेट्स और अकाउंट ओपनिंग की बेसिक डिटेल्स। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर हर साल एक सॉलिड रिलायबल 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। बिना किसी मार्केट रिस्क के सीधा अकाउंट में स्टेडी रिटर्न आना काफी स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें सबसे पहले सुरक्षा चाहिए होती है। और इस अकाउंट को स्टार्ट करना भी कितना आसान है। नया अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम इनिशियल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए चाहिए। बैरियर टू एंट्री इतना लो होने का फायदा ये है कि आम आदमी से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स तक कोई भी इस अकाउंट की शुरुआत बिना किसी बड़ी रकम के कर सकता है। और एक कमाल की बात यह है कि इसमें मैक्सिमम बैलेंस की कोई अपर लिमिट नहीं होती। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी होती हैं जहां डिपॉजिट पर एक स्ट्रिक्ट सीलिंग होती है, पर यहां डिपॉजिटर्स जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं। हजारों हो या लाखों, ये सेविंग्स अकाउंट किसी भी बड़ी अमाउंट को सिक्योरली होल्ड करने के लिए तैयार रहता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एलिजिबिलिटी और अकाउंट टाइप्स के नियम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। कोई भी रेजिडेंट इंडियन अडल्ट ये अकाउंट ओपन कर सकता है, पर हाँ, एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट रख सकता है। अगर जॉइंट में खोलना हो तो मैक्सिमम 3 अडल्ट्स मिलकर अकाउंट खोल सकते हैं। माइनर्स के लिए गार्डियंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर माइनर 10 साल से बड़ा है तो वो अपना अकाउंट खुद भी ऑपरेट कर सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने का क्या शानदार तरीका है। जॉइंट अकाउंट्स के स्ट्रक्चर में 2 अलग टाइप्स आते हैं और इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जॉइंट टाइप ए का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस तभी होंगे जब सभी डिपॉजिटर्स मिलकर एक साथ उस पर सहमति दें। वहीं जॉइंट टाइप बी काफी फ्लेक्सिबल है, जहां कोई भी डिपॉजिटर अकेले इंडिपेंडेंट तरीके से अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। पर एक वार्निंग यहां पर जरूरी है। एक बार खुलने के बाद सिंगल अकाउंट को जॉइंट में या जॉइंट अकाउंट को सिंगल में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो शुरुआत में ही एकदम सही ऑप्शन चुनना चाहिए। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन तब सामने आती है जब कोई माइनर अकाउंट होल्डर 18 साल का हो जाता है। अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज चलते रहने के लिए, अडल्टहुड में आते ही अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए एक नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद अकाउंट ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट अडल्ट अकाउंट में बदल जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, डिपॉजिट और विड्रॉल रूल्स की डे टू डे वर्किंग्स पर। पहली बात, सारे ट्रांजैक्शंस सिर्फ पूरे रुपयों में होते हैं, पैसों में नहीं। और एक्सेस कितना फ्लेक्सिबल है ये देखिए। इनिशियल 500 रुपये जमा करने के बाद अगला डिपॉजिट सिर्फ 10 रुपये का भी हो सकता है। विड्रॉल्स के लिए मिनिमम लिमिट बस 50 रुपये है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ये अकाउंट छोटी बचत करने वालों के लिए भी कितना प्रैक्टिकल है। पर यहाँ फिर से उस 500 रुपये के फिगर का ध्यान रखना पड़ता है। विड्रॉल्स की पूरी आज़ादी है, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल ये है कि ऐसा कोई विड्रॉल नहीं हो सकता जिससे बैलेंस 500 रुपये के मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाए। ये मिनिमम लिमिट हमेशा अकाउंट में मेंटेन रहनी ही चाहिए। और ये एक बहुत ही अर्जेंट और हेल्पफुल चेतावनी है उन सभी के लिए जो शायद बैलेंस पर ध्यान न दें। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता तो फाइनेंशियल ईयर के आखिर में 50 रुपये की मेंटेनेंस फी काट ली जाती है। और खतरा तब बढ़ जाता है जब फीस कटने के बाद बैलेंस जीरो हो जाए, क्योंकि तब अकाउंट ऑटोमेटिक तरीके से क्लोज कर दिया जाता है। इसलिए ये 500 रुपये की लिमिट मेंटेन करना सच में काफ़ी ज़रूरी है। अब चलते हैं चौथे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और उसके टैक्स रूल्स।
यहाँ पर इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने की एक बहुत ही स्मार्ट टिप छिपी है। ये 4% का इंटरेस्ट अकाउंट के डेली बैलेंस पर कैलकुलेट नहीं होता। कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली उस मिनिमम बैलेंस पर होती है जो महीने की 10 तारीख से लेकर आखिरी दिन के बीच मेंटेन किया गया हो। मतलब अगर इस बीच बैलेंस एक बार भी 500 से कम हुआ तो उस पूरे महीने के लिए इंटरेस्ट का कोई फायदा नहीं मिलता। अब आते हैं एक काफी बढ़िया टैक्स पर्क पर। जो इंटरेस्ट बनता है वो सीधा फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्रेडिट हो जाता है और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 TTA के हिसाब से साल भर में 10,000 रुपए तक का कमाया हुआ इंटरेस्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। एक एफिशिएंट सेविंग स्ट्रैटेजी बनाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, नॉमिनेशंस और बाकी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि लीगल झंझट से बचने के लिए फॉर्म 10 भरना बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैक्सिमम 4 नॉमिनीज ऐड किए जा सकते हैं। हर नॉमिनी का परसेंटेज शेयर पहले से तय किया जा सकता है और ये भी बताया जा सकता कि नॉमिनी बेनिफिशियरी होगा या सिर्फ ट्रस्टी। फैमिली की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बेहतरीन और बहुत ही थॉटफुल फीचर है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अकाउंट खोलकर भूल जाते हैं। अगर लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक कोई डिपॉजिट या विड्रॉल ना हो तो अकाउंट को साइलेंट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस डॉर्मेंट अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए बस पोस्ट ऑफिस जाकर पासबुक और KYC सबमिट करना होता है और ये रीएक्टिवेशन बिल्कुल फ्री है। वैसे एक बहुत बड़ा मिथ है कि पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स तो वही पुराने जमाने वाले हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। यहाँ चेकबुक, ATM कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग जिसमें NEFT और RTGS शामिल है, ऑनलाइन अकाउंट खोलना और बंद करना, सरकार की स्कीम्स तक डायरेक्ट एक्सेस और eKYC जैसी मॉडर्न सुविधाएं मिलती हैं। इस लिस्ट को देखकर एक बात तो साफ है कि पोस्ट ऑफिस आज के किसी भी मॉडर्न बैंक को पूरी कड़ी टक्कर दे रहा है। तो इन सभी फीचर्स और रूल्स को डीपली समझने के बाद क्या एक सीधा सा सवाल दिमाग में नहीं आता कि क्या अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टर्स अपनी ट्रेडिशनल और सिक्योर सेविंग्स को एक मॉडर्न अपग्रेड दें, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल जीरो रिस्क, फिक्स्ड रिटर्न्स और लेटेस्ट बैंकिंग टेक्नोलॉजी को एक ही साथ पेश करती है। इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना किसी के लिए भी एक काफ़ी वाइज फाइनेंशियल डिसीजन साबित हो सकता है। चलिए इस विश्लेषण को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव चर्चा के साथ फिर मुलाकात होगी।